हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। सो एनिमल फिजियोलॉजी हमने जो प्लेलिस्ट आपने देखी होगी उसके पहले जो मेटाबॉलिज्म टॉपिक था उसमें हमने स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म था उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाद सेकंड हमारा अभी हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म है। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन, हम लिपिड्स क्या होते हैं इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं नॉर्मली जितनी भी डाइट ऑफ एनिमल्स होती है उन सभी में पाए जाता है। तो लिपिड्स कहीं ना कहीं हर एनिमल की डाइट में कैसे भी करके पहुंचता ही है। सो दे आर रिच इन एनर्जी कंटेनिंग ओवर ट्वाइस एज मेनी कैलोरीज पर ग्राम एज इधर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो एक तो ये बात डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में डिफरेंट चीजें होती है, दोनों सेम नहीं होती। काफी स्टूडेंट समझते हैं कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट सेम होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों डिफरेंट होते हैं। और जो लिपिड होते हैं इनकी बात की जाए तो ये भी बिल्कुल अच्छे से एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, बल्कि और ज्यादा ट्वाइस कैलोरीज प्रोवाइड कर देते हैं पर ग्राम, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कंपैरिजन में हम बात करते हैं अगर तो नॉर्मली सबकी डाइट में तो होता ही है प्रेजेंट, ये बात तो हमें पता ही है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो फैट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन एंड सराउंडिंग दी सेल्स। आपको अगर याद होगा जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, अगर आपने सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा है तो आप जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सीरीज है जिसमें बॉटनी की जो सीरीज है उसमें एक पूरा लेक्चर है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, दोनों एक ही नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। 20 मिनट्स का वीडियो होगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि कहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का, जहां पर लिपिड्स किस तरह से हो सकते हैं, प्रोटीन्स किस तरह से हो सकते हैं, वो सब उसमें मेंशन्ड है। तो आप वो डिटेल में जाकर भी बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई हमें। तो ये हो जाता है कि जो फैट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन एंड सराउंडिंग दी सेल्स। सेल के अंदर तो होते ही ये फैट्स का काम, और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर भी फैट्स का काम होता है। और एक लेस इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन का होता है बाय देम, क्योंकि सेल्स के आसपास या बॉडी के आसपास एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन भी बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ह्यूमन है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, तो अब इसके आसपास एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाने का काम भी फैट्स करते हैं। तो उस इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि ये हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि ये हीट का जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है, राइट। तो ये चीज हो जाती है। और ये जो कहना चाहिए लिपिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं, दे ऑल्सो कंटेन फैट सॉल्युबल विटामिन, इनके अंदर भी फैट सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं आर प्रेजेंट इन डाइट ऑफ एनिमल्स, दे आर रिच इन एनर्जी कंटेनिंग ओवर ट्वाइस एज मेनी कैलोरीज पर ग्राम एज ईदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। फैट्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन एंड सराउंडिंग द सेल्स। अ लेस इंपॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन बाय देम बिलो द स्किन टू प्रिवेंट द हीट लॉस। दे ऑल्सो कंटेन फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें भी फैट सॉल्युबल विटामिन हो सकते हैं। अब फाइनली वापस से लिपिड्स पे आ जाते हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं इसमें 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, 3 सब्सटेंसेस। ठीक है, अब 3 तरह के सब्सटेंसेस, 3 क्लासेस आप कह सकते हो सब्सटेंसेस की हो सकती है। पहली होती है सिंपल फैट्स, सिंपल फैट्स जिसको आप ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हो, ट्राइग्लिसराइड्स। दूसरी होती है यहां पर फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। और तीसरी क्लास होती है इसकी स्टेरॉल्स। अब ये 3 क्लासेस हो गई लिपिड्स की। कहीं ना कहीं फैट्स इसी में आता है, इसलिए हम फैट्स की बात भी इतनी देर से यहाँ पर जो कर रहे थे वो इसीलिए आ रही थी, सिंपल फैट्स, क्योंकि ये ही इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। तो सिंपल फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉल्स 3 तरह की क्लास होती है सब्सटेंसेस की, जिसमें ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं सिंपल फैट्स, इन्हीं को कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं यानी कि ये सिंपल फैट्स जो होते हैं ये वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है एंड कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। समझ में आ रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किस चीज का, एनर्जी का। सबसे अच्छी एनर्जी फैट्स ही प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। और ये जो एनर्जी का सोर्स होता है ये स्टोर कहां पर होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि एडिपोज टिश्यू जो होता है एनिमल्स में, अगर जितना ज्यादा फैट का लेयर होगा तो एडिपोज टिश्यू इतना ज्यादा स्ट्रांगली उसको स्टोर करके रखता है। तो ये सारी बात हम पढ़ते आ रहे थे। उसके बाद आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ये भी सेल्स में पाया जाता है और चीफली एज पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम में देखा जाता है। ये मेम्ब्रेन जब बनती है, सेल मेम्ब्रेन, वहां देखने को मिलते हैं।
अब मैं आपको अगेन ये रिकमेंड करूंगी कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो कि बॉटनी के एमएससी एंट्रेंस का जो वीडियो है उसमें अगर चेक करेंगे, एक ही सिंगल वीडियो, तो उसमें आपको मिल जाएगा सेल मेम्ब्रेन। वो एक वीडियो 20 मिनट्स का अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें और डिटेल में। तो एक तो ये बात होती है। तो ये चीफली कहाँ पाई जाती है? मेम्ब्रेन सिस्टम में पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और थर्ड हमारे पास आते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो स्टेरॉल्स और कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं सेम ही बात होती है। इसी स्टेरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। तो जब मैं सेल मेम्ब्रेन बता रही थी तब भी मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और स्टेरॉल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरॉल अगर कोई होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो स्टेरॉल का ही एक टाइप होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेरॉल का, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हो, या इसका एक टाइप है ये कह सकते हो। सो ये जो लिपिड्स होते हैं नॉट ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट बट ऑल्सो फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। हम इनको सिर्फ डाइट से नहीं बल्कि हम इन चीजों को, ये जो लिपिड्स होते हैं इनको हम डाइट में तो लेते ही हैं, हमने बात की डाइट में तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जब कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जब कंज्यूम करते हैं तो भी वो भी दोनों मिलाकर बाद में जाकर लिपिड्स का फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो लिपिड्स के हमारे पास कितने सारे सोर्सेज हो गए। एक तो हम डाइट में भी डायरेक्टली ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी आ रहे हैं, प्रोटीन्स में भी आ रहे हैं। तो अगर हम अब स्टार्ट करें कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म किस तरह से होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब जब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर लिपिड्स का कैटाबॉलिज्म, हम लिपिड्स के कैटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। लिपिड्स कैटाबॉलिज्म, अब इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लिपिड्स है, तो इन लिपिड्स का सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर की मदद से इनका लाइसिस होता है, ये टूटता है, हाइड्रोलाइसिस इसको कहते हैं, वाटर की मदद से लाइसिस होना, हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसी प्लेलिस्ट में, एनिमल फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में मिल जाएगी डेफिनेशन। अभी जस्ट इन केस अगर आप समझना चाहते हो तो जब कोई चीज टूटती है तो हम वहाँ कैटाबॉलिज्म यूज करते हैं, जब कुछ चीजें जुड़ती है हम वहां पर एनाबॉलिज्म वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है और एनाबॉलिज्म में कुछ फॉर्मेशन होता है। तो अभी लिपिड्स का हम ब्रेक डाउन करवा रहे हैं कहीं हद तक। तो अब यहाँ पर लिपिड्स जो होते हैं, सबसे पहले जैसे इनका हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस इनका जो होता है वहां पर एक कैटालिसिस होता है कुछ एंजाइम्स का जो कैटेलाइज करते हैं इस रिएक्शन को, जो कि लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन करवा रहा है इनका ब्रेकडाउन? लिपोलाइटिक एंजाइम्स करवा रहे हैं। तो वो जो लिपिड्स होते हैं वो फाइनली किस में ब्रेकडाउन हो जाते हैं? फैटी एसिड्स में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, साथ में ग्लिसरॉल में प्रोडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स से यहाँ पर उनका हाइड्रोलिसिस करवाया, लिपोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनका यूज किया, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस हमने बात की है, जनरली कहाँ पर होती है? गट में होती है, गट। अब ये जो गट होता है वहां पर आपको पता है क्या और भी रिएक्शंस होती रहती है, लेकिन अभी हमारा फिलहाल पूरा जो कहना चाहिए फोकस जो होना चाहिए वो लिपिड्स पर होना चाहिए। अब ग्लिसरॉल जो होता है, ये जो ग्लिसरॉल है, फॉलोज द रूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये ग्लिसरॉल तो सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म फॉलो करने लगता है। इसके ठीक पहले हमने जो मेटाबॉलिज्म समझा था वो कार्बोहाइड्रेट का था, इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने सारे वीडियो सेगमेंट्स देखे उन्हें पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, यानी कि हम ग्लिसरॉल का मेटाबॉलिज्म किस तरह से करवा सकते हैं। सो आफ्टर फर्स्ट बीइंग ऑक्सीडाइज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म फॉलो करने लगता है, और उसके बाद सबसे पहली चीज क्या होती है? ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होता है, किसमें ऑक्सीडाइज होता है? ग्लिसरिक एल्डिहाइड में। शायद विजिबल नहीं होगा, मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरिक एल्डिहाइड में जाता है। सो इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल विच अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है सिट्रिक एसिड साइकिल ऑफ द सेल्स और वेराइटी ऑफ टिश्यूज इंक्लूडिंग। और कहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया? देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो है, लेकिन कहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया? लिवर के हो सकते हैं, किडनी के हो सकते हैं, कार्डियक मसल्स के हो सकते हैं, कार्डियक मसल्स के हो सकते हैं। इन सभी जगह के जो सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वहां के उन सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल्स में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये तो होगी बात ग्लिसरॉल की। और दूसरी चीज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ था फैटी एसिड्स का। ठीक है, अब फैटी एसिड्स में क्या होता है? ये ब्रोकन डाउन होते हैं, ये भी ब्रोकन डाउन होंगे, तो इनको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये भी ब्रोकन डाउन होते हैं बिगिनिंग एट द कार्बोक्सिल ग्रुप, जो COOH ग्रुप होता है वहां से इसकी बिगनिंग होती है शुरू, वहां से ये क्या करने लगते हैं? धीरे धीरे टूटने लगते हैं। COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। बाय द सक्सेसिव रिमूवल ऑफ 2 कार्बन,
ग्रुप या फिर फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं। तो 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स के रिमूवल के साथ इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू होती है लिपिड्स के ब्रेकडाउन की, या हाइड्रोलिसिस भी हम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझा इस प्रोसेस में, टू स्टार्ट विद द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स फर्स्ट ड्यू टू हाइड्रोलिसिस की वजह से बाय सम लाइपोलिटिक एंजाइम्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर फॉर्म्ड, ये दोनों चीजें हो गई। फिर इनका जो ब्रेकडाउन होता है वो गट में होता है, ये हमने समझा। फिर हमने बात की कि ग्लिसरॉल फॉलोज द रूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये बात की। आफ्टर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लिसरिक एल्डिहाइड इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल विच अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर या फिर किडनीज या कार्डियक मसल्स, इन जगहों पर होते हैं। एंड दी फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन बिगिनिंग एट द कार्बोक्सिल ग्रुप, कहां से शुरू होता है, COH से शुरुआत होता है, बाय द सक्सेसिव रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट, या फिर जो भी आप कह सकते हो पार्ट भी कह सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत समझ ली। तो अब ये बात हमें यहाँ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है लिपिड मेटाबॉलिज्म में वो आती है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में 2 थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली वाली थ्योरी का नाम होता है बीटा ऑक्सीडेशन थ्योरी, ठीक है। एक तो ये पहली होगी बीटा ऑक्सीडेशन थ्योरी, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और दूसरी जो थ्योरी का नाम होता है वो यहाँ पर होता है मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी, मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी, ठीक है। ये 2 थियोरीज होती हैं, जिसमें से पहले हम जिस थ्योरी के साथ स्टार्ट करें वो क्योंकि ज्यादा छोटी है, मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी, हम पहले इसको समझेंगे। तो मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी, इसको हम इसलिए पहले समझ रहे हैं, थोड़ी छोटी है क्योंकि नेक्स्ट वाली में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो अगर हुआ तो उसको नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में ही देख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको। इस थ्योरी का अगर हम समझें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फैटी एसिड इज नॉट ओनली अटैक्ड एट द बीटा पोजिशन और कार्बन एटम 3 but is also subjected to simultaneously oxidation at carbon atom 5, 7, 9 and so on। अगर हम इसको समझें यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू, तो ये डायग्राम आपके सामने, आप इसमें यहाँ समझेंगे तो इस थ्योरी में फैटी एसिड जो होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड जैसे कैप्राइलिक एसिड एक तरह का फैटी एसिड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बीटा पोजीशन होती है और कार्बन एटम 3 अगर होता है, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ से नीचे से आप कार्बन एटम 3 को देखिए, नॉर्मल कैप्राइलिक एसिड, तो कार्बन एटम 3 कौन सा हो रहा है, 1, 2, 3 ये वाला हो रहा है। तो ये वाला कार्बन एटम जो C3 होता है ये तो अटैक होना ही है। अटैक का मतलब क्या है, वहां पर ऑक्सीडेशन होना, उसको हम अटैक कह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज आया, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर आके ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गई। तो कार्बन एटम नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी कहती है कि यहाँ पर 3rd नंबर पर तो होता ही है, साथ में 5th, 7th और 9th एंड सो ऑन, इस तरह से आगे भी कार्बन एटम्स पे ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो अब देखो 3rd ये रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 5th ये रहा, 5th पे भी आके देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 6th छोड़ देंगे, 7th पे फिर आ जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, 8th छोड़ देंगे, अगला अगर 9th आता तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। यानी एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं हम छोड़ते हुए, और वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह का जो थ्योरी होती है उसको मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी कहते हैं। तो आई होप इतना तो क्लियर समझ में आया होगा आपको। और इस थ्योरी में क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है आखिर में हमें क्या देखने को मिलता है कि इन दिस प्रोसेस, या इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि पॉलीकीटोनिक एसिड जो होते हैं, पॉलीकीटोनिक एसिड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर इस पॉलीकीटोनिक एसिड का अगर हम आगे बात करें तो इसमें क्लीवेज होता है। इसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है at various positions to give rise a number of molecules of एसिटिक एसिड। उसके बाद फाइनली क्या बनता है यहाँ पर, एसिटिक एसिड बनता है। सो ये तो हो गई प्रोसेस जो कि आपने देखी, और अभी आपने जो डायग्राम देखा उससे आपको और क्लियर हो गया होगा। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के कॉन्जुगेट टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, द लेटर इज हाइड्रोलाइज्ड टू एसिटिक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारा एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर हमने लिखा है एसिटिक एसिड बन गया। अब जब यहाँ पर बहुत सारा एसिटिक एसिड बन जाता है तो कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो इन एसिटिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर पाए, और विच इज कैरीड टू देम बाय द ब्लड, और उसके थ्रू ब्लड तक पहुंचा दें। इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है कि जो रोल ऑफ ऑक्सीडेशन होता है एसिटिक एसिड का, वो रैपिड इनफ होता है टू कीप इट्स ब्लड लेवल लो। ठीक है, वो इतना जल्दी होता है कि ब्लड लेवल में ये ज्यादा इकट्ठा हो ही नहीं पाए एसिटिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड बनता है उसका ऑक्सीडेशन उतना ही जल्दी से हो जाता है।
और वो ब्लड में ज्यादा इकट्ठा ही नहीं हो पाता, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, और वो कम ही रहता है इसलिए ब्लड लेवल में। एंड वेरी लिटिल इज एक्सपेल्ड इन यूरिन, और यूरिन में भी बहुत कम ही एक्सपेल्ड होता है। टू डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड जिसका फॉर्मूला ये होता है, एंड एसीटोन जिसका फॉर्मूला ये होता है, आर फाउंड इन ब्लड, ऑफ कोर्स इन लो कंसेंट्रेशन। ये दोनों चीजें ब्लड में पाई जाती है लेकिन लो कंसेंट्रेशन में पाई जाती है। दे अलोंग विथ एसिटोएसिटिक एसिड कंस्टिट्यूट कीटोन बॉडीज। और ये दोनों चीजें, अगर हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड की बात करें और एसीटोन की बात करें, ये दोनों चीजें मिलकर अगर एसिटोएसिटिक एसिड के साथ कंस्टिट्यूट कर जाती हैं तो ये फाइनली क्या बना लेती है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये तो हमारी मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी थी, लेकिन इससे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है उसको ज्यादा मान्यता मिली है वो हमारी बीटा ऑक्सीडेशन थ्योरी है, जो कि थोड़ी बड़ी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।